हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसका टाइटल है इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, अर्थात इसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्किन और उससे रिलेटेड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ग्लैंड्स के बारे में जो हमारी बॉडी को कवर करके प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का होता है जो बॉडी को चारों तरफ से कवर करके रखता है, बॉडी को ढकने वाला, अर्थात इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्किन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक प्रकार का ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी का एनिमल है। मतलब हमारा जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का ऑर्गन होता है वो 3 जर्म लेयर से होता है, और 3 जर्म लेयर होती हैं जो हमारे एम्ब्रियोनिक काइम में पाई जाती हैं। उनके नाम हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों जो जर्म लेयर्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। जैसा कि हमने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा है कि ह्यूमन में 4 प्रकार के एनिमल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिन्हें एपिथेलियम टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के नाम से जानते हैं। लेकिन हाँ, स्किन के अंदर केवल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो बॉडी के तीनों प्रकार के जर्म लेयर से या तीनों प्रकार के जर्म लेयर के कॉन्फॉर्मेशन से बनता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारी जो स्किन होती है वो 2 लेयर्स में डिवाइड की जाती है। एक तो होता है एपिडर्मिस, जिसका आउटमोस्ट पार्ट होता है, और सेकंड होता है डर्मिस। होता है एपिडर्मिस, आउटर वन एपिडर्मल अपर, और डर्मिस मतलब स्किन अपर लेयर जो सबसे होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और सेकंड लेयर जो होती है स्किन से नीचे वाली उसे हम डर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो है वो डर्मिस के कंपेरिजन में काफ़ी पतली होती है, और इसकी जो एवरेज विड्थ या थिकनेस होती है वो लगभग 1 से 2 mm होती है। ठीक है, फिर भी ये कई जगह पर काफ़ी मोटी और काफ़ी पतली हो सकती है। जैसे हमारा जो पाम मतलब हथेली और सोल मतलब तलवे जो होते हैं, वहाँ पर इसकी थिकनेस लगभग 5 से 6 mm हो सकती है। 5 से 6 हो सकती है। तो वहाँ पर हम को चलने फिरने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए रखते हैं, तो इसलिए वो और किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में सबसे पहले आती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है, ये हाईली प्रोटेक्टिव होती है। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर एपिडर्मिस जो है वो काफ़ी पतली होती है, जैसे कि रेटिना में इसकी जो विड्थ होती है केवल 0.1 mm होती है, 0.1 mm होती है। इस प्रकार एपिडर्मिस जो है वो एवरेज 1 to 2 mm, और पाम और सोल वाले पोर्शन पर 5 to 6 mm, और रेटिना वाले पोर्शन पर 0.1 mm होती है। ऐसा यूज़ होता है, उसी प्रकार इसका रोल भी बदल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो हमारी बॉडी की स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ऑलमोस्ट 5 लेयर से बनी होती है। बहुत पतली होती है, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 लेयर्स आर प्रेजेंट। उनके नाम हम ले रहे हैं बाहर से भीतर की तरफ। आउटर मोस्ट होती है उसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, जो नॉन लिविंग है। ठीक है, इसको हम टच करते हैं, यहाँ से स्किन के हेयर बाहर निकलते हैं, उसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है क्रेटिनाइजेशन से होता है। किससे होता है? क्रेटिनाइजेशन होता है। हमारे जो हेयर है और नेल्स हैं, ये सभी इसी का ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटम लूसिडम, उसके नीचे वाली सेकेंड लेयर होती है, और ये जो है लगभग ट्रांसपेरेंट होती है, और ये कॉर्नियम की तरह वाटर प्रूफ होती है। कैसे होती है? वाटर प्रूफ होती है। और ये जो है एक प्रोटीन से बनी होती है, इसका नाम होता है एलेडिन। क्या होता है? एलेडिन। तो एलेडिन प्रोटीन की वजह से इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है ज़्यादा आती है, इसलिए ग्लास लाइक अपीयरेंस रहती है। थर्ड होती है स्ट्रेटम वेनोसम, जो कि लगभग 5 से 6 mm की होती है। इसमें जो है मोस्टली क्रेप्टोफाइलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्पाइन कब होता है? कांटे या स्पाइनोसम में बहुत सारी सेल्स पॉलीहेड्रल टाइप की होती हैं, और
पॉलीहेड्रल टाइप की होती है और ब्रांच होने की वजह से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बॉडी को टफनेस प्रोवाइड करती है, बॉडी को हार्डनेस देती है स्पाइनस, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट होती है उसे कहते हैं स्ट्रेटम जर्मेनिटम या स्ट्रेटम मेल्की, ठीक है। ये इन पांचों में सबसे इम्पोर्टेंट होती है और ये लाइव होती है। लाइव इसलिए होती है इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स में दो नाम हैं, दो टाइप हैं। एक तो केराटिनोसाइट सेल्स, केराटिनोसाइट्स वो होती हैं जो केराटिन बनवाती है, जो बॉडी की बाकी लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं, वो केराटिनोसाइट्स कहलाती है, जो लगभग 90% और दूसरा होता है मेलानोसाइट, उन्हें कहते हैं कि ये स्किन का पिगमेंट बनाती है, स्किन का पिगमेंट बनाती है, स्किन को एक कलर देता है और स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उस प्रकार ये जो लेयर है, जो हमने लिखा है यहाँ पर जो लेयर है ये फिंगर लाइक प्रोटेक्शन बना रही है। इस फिंगर लाइक प्रोटेक्शन की वजह से इसमें कुछ डेरिवेशन डेवलप हो जाते हैं, जिससे ये डर्मिस के कॉन्टेक्ट में आ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, आपसे पूछे कोई कि भाई स्किन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, तो उसका वन आंसर है वो डर्मिस पोर्शन में होता है, ठीक है। स्किन पिगमेंट डर्मिस में होता है, तो जहाँ पे एपिडर्मिस खत्म होती है तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवेटम कहते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवेटम कहते हैं, या स्ट्रेटम मेल्पिकी कहते हैं, ठीक है। इसमें डर्मिस की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को रेटिपेक्स कहा जाता है और इन्हीं रेटिपेक्स के बीच पर ही लाइव सेल्स होती हैं, लगातार डिवाइड होकर के दो काम करती हैं। एक तो केराटिनोसाइट्स होती हैं, वो लगातार डिवाइड होकर के स्किन की एपिडर्मिस की नई नई लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं और जैसे जैसे लेयर्स बनती जाती हैं वो ऊपर की तरफ खिसकती जाती हैं और धीरे धीरे स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। और जो दूसरी सेल्स होती हैं उन्हें हम मेलानोसाइट सेल्स कहते हैं और मेलानोसाइट होती हैं वो रेटिपेक्स के बीच में फैल करके स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट मेलानिन फॉर्म करती है, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर होता है कि स्किन की एपिडर्मिस लेयर में कौन सा प्रोटीन या पिगमेंट पाया जाता है, तो उसका आंसर होता है मेलानिन, क्लियर। और प्रोटीन की बात आए तो दो होते हैं बेटा, एक तो होता था वेलोसम में केराटोआइलिन और नोसिटम में एलिनिन प्रोटीन पाया जाता है। एक्चुअली जो एलिनिन होता है उसका फॉर्मेशन केराटोआइलिन के डिकम्पोजिशन से ही होता है। तो केराटोआइलिन डिकम्पोज होता है तो उससे एलिनिन प्रोटीन बनता है, जिसकी वजह से जो सेकेंड लेयर होती है स्ट्रेटम लूसिडम वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, क्लियर। और ऊपर की जो दोनों लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो हम सबसे पहले टच करते हैं वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, नॉन लिविंग होती है और इसका फॉर्मेशन केराटिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ये इसी से हमें नेल्स और हेयर का डेरिवेशन होता है। ये दोनों की दोनों ऊपर वाली वाटरप्रूफ होती है, पानी को बॉडी के अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। अब याद करिए नीचे वाली होती है वो डर्मिस कहलाती है। डर्मिस जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन तो होता है एक्टोडर्म से, जबकि डर्मिस का फॉर्मेशन होता है मेसोडर्म से, ठीक है। एपिडर्मिस कैसी होती है, इसका फॉर्मेशन हुआ है एक्टोडर्म से जो हमारी फर्स्ट जर्म लेयर होती है, और डर्मिस का फॉर्मेशन होता है सेकेंड वाली डर्मिस जो है ऑरिजिन के हिसाब से मेसोडर्मल होती है और एपिडर्मिस से लगभग 2-3 गुना ज़्यादा मोटी होती है। इसमें मोस्टली जो सेकेंड लेयर होती है इसमें 2 लेयर होती है। तो इसमें एक तो पेपिलरी लेयर और होती है आउटरमोस्ट होती है उसे कहते हैं पेपिलरी लेयर, और सेकेंड जो नीचे होती है उसे कहते हैं बेटा इसमें रेटिकुलर, क्या कहते हैं रेटिकुलर, ठीक है। पेपिलरी लेयर वो होती है जिसमें क्या है बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, सॉरी इसमें क्या है सबसे ऊपर होती है उसे कहते हैं पेपिलरी लेयर, और पेपिलरी लेयर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स हैं और ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। ब्लड कैपिलरीज जिनके द्वारा ऊपर वाले एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन मिलता है, ये ब्लड कैपिलरीज ये डर्मिस वाले पोर्शन में होते हैं, ठीक है। नीचे का जो पोर्शन होता है डर्मिस का वो रेटिकुलर लेयर के नाम से जाना जाता है, जो ज़्यादा ब्रांच होता है, ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। आगे देखें, ये जो हम बना रहे हैं बीच में ये क्या हेयर है, ठीक है। हेयर का जो पार्ट सबसे बाहर की तो होता है उसे हेयर का शाफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं हेयर शाफ्ट कहते हैं। हेयर एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है और इसका जो ओरिजिन है वो डर्मिस से ही होती है, ठीक है। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हम इसे एक्सोस्केलेटन का पार्ट मानते हैं, जो बॉडी को बाहर से
प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसका जो पार्ट एपिडर्मिस से बाहर निकला होता है उसे हेयर शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसका जो पार्ट डर्मिस के अंदर होता है और जो सेबेशियस ग्लैंड के कांटेक्ट होता है उसे हेयर फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। हेयर फॉलिकल जो पैकिंग रूप में इसको चारों तरफ से कवर करता है उसे हेयर फॉलिकल कहते हैं, हेयर फॉलिकल कहते हैं। इसका नीचे की तरफ पार्ट होता है जो बल्ब की तरफ फूला होता है उसे हम कहते हैं पेपिला, क्या कहते हैं, हेयर पेपिला कहते हैं। और इसी पेपिला पार्ट में ये ब्लड कैपिलरी जाकर के एक नेटवर्क बना लेती हैं जिसके द्वारा इसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है और जो हेयर है लगातार ग्रो करते रहते हैं। तो हेयर का जो पार्ट ब्लड कैपिलरीज के कॉम्बिनेशन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे हेयर पेपिला कहते हैं। और लास्ट का जो पार्ट होता है वो हेयर का रूट कहलाता है, हेयर का रूट पार्ट कहलाता है। नीचे की तरफ बल्ब गड्ढे वाला भाग तो कहलाता है हेयर पेपिला और फूला हुआ भाग कहलाता है बल्बिंग पार्ट, उसे हम हेयर का रूट कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए हेयर में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यानी कोई मूवमेंट मिलता है इससे हमारे कभी कभी अनकॉन्शियसली हेयर जो है वो खड़े हो जाते हैं, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलते हैं ना। तो उसके लिए कुछ मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं जो हेयर फॉलिकल से लेकर के एपिडर्मिस तक फैल जाती है, उन्हें एरेक्टर पेलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेक्टर पेलाई कहते हैं। ये प्रकार की स्मूथ मसल्स होती हैं जो इनवॉलंटरी टाइप की होती है और किसी प्रकार के केमिकल या फिजिकल चेंज होने पर यानी हमारी बॉडी में क्या है डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के सेंसेस को गेन करते हैं, जैसे केमिकल चेंज, प्रेशर, टेंशन या किसी प्रकार का कोई टच, इनको गेन करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे इन पिलाई के बीच में फैल जाते हैं। जैसे ही कोई अनकॉन्शियस चेंज होता है इससे ये हमारे हेयर है वो रेस्पॉन्स करते हैं और थोड़ा रोंगटे खड़े होने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर। तो ये जो बालों को या हेयर्स को मूवमेंट देने वाली इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं उन्हें हम एरेक्टर पेलाई कहते हैं जो हेयर फॉलिकल से लेकर के एपिडर्मिस के रेटिकल्स तक फैली होती है, ठीक है। क्लियर। अब लास्ट जो पार्ट होता है वो सबक्यूटेनियस कहलाता है। डर्मिस से नीचे वाला, डर्मिस का नीचे वाला पार्ट जिसे हम हाइपोडर्मिस भी कह सकते हैं, वो वाला पार्ट सबक्यूटेनियस कहलाता है। और इसमें बहुत सारे क्या होती हैं, फैटी टिश्यू होती है जिन्हें हम एडिपोज टिश्यू कह सकते हैं जो फैट का स्टोर करने का काम करती हैं। आप समझ सकते हैं फैट जो है बॉडी में दो काम करता है, एक तो ये हाईली इंसुलेटर होता है और बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकता है और बॉडी को शेप देता है ना। बॉडी की शेप के लिए हमेशा एडिपोज टिश्यू ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस प्रकार समझ सकते हैं हमारी बॉडी में जो हाइपोडर्मस पोर्शन होता है, डर्मिस के नीचे वाला पार्ट, उस पर बहुत सारे एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं जो फैट स्टोर करते हैं। और इस एडल्ट फैट को हम वाइट फैट के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी में स्किन के नीचे जो फैट स्टोर होता है वो वाइट फैट कहलाता है, ठीक है, जो हाइपोडर्मस पार्ट को कवर करता है और बॉडी को शेप देने के साथ साथ बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और सर्दियों में बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। ये बहुत सारे जानवर होते हैं मैमल्स, जैसे कि आपने कहा शीप या कैमल का हम्प या फिर व्हेल का ब्लबर, ये सभी वाइट फैट का ही एग्जाम्पल है। स्पेशली देखा जाए तो जो फैट होता है वो दो तरह का होता है, एक तो वाइट फैट जो एडल्ट फैट के नाम से जाना जाता है और एक होता है ब्राउन फैट जो बेबी फैट के नाम से जाना जाता है। यानी जो बच्चा फीटस होता है उसमें जो फैट स्टोर होता है वो ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो हमारे कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए ब्राउन फैट में एनर्जी का लेवल हमारे एडल्ट फैट से कई गुना ज़्यादा होता है, लगभग 20 टाइम्स 20 गुना ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। थैंक यू बेटा। इस चैप्टर का मैं स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड कर रहा हूँ, उसको समझने का कोशिश कीजिए। आज आपको इसके नोट्स भी सेंड कर दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।